गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए रिवीजन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आते हैं, डिसीजन मेकिंग। बहुत सिंपल है ये भी। हाँ जी, फर्स्ट आता है सीवीपी एनालिसिस। नाम से बिल्कुल क्लियर है। सीवीपी का मतलब होता है कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, तीनों का रिलेशन। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है, वो पर यूनिट कम हो जाएगी, है ना। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कहते हैं ना इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, यानी फिक्स कॉस्ट तो हमारी टोटल में उतनी रहेगी ना। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट होगा, और अगर हम वॉल्यूम कम रखते हैं, ठीक है वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी बट फिक्स कॉस्ट का बर्डन ज्यादा होगा ना, तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो सीवीपी एनालिसिस ये एक रिलेशन बताता है वॉल्यूम का, कॉस्ट का और प्रॉफिट का, कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बाकी ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वॉल्यूम चेंज की वजह से कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा। तो आपको ये समझना है कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, यानी वेरिएबल बढ़ेगी, है ना। तो हमारा फिक्स कॉस्ट का बर्डन पर यूनिट कम हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। ये रिलेशन आपको बताना होता है। सीवीपी एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। भाई अगर हम ये जानना चाहें कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, फिक्स कॉस्ट तो हमारी उतनी ही है, फिक्स कॉस्ट तो हमारी उतनी ही है कि हम काम करें या ना करें। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये हमारे पास फैक्ट्री है, फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी 10 लाख रुपए, है ना। अभी हमारे पास कैपेसिटी है 10,000 यूनिट बनाने की। ओके, अब अगर मैं मान लो अभी 8,000 यूनिट बना रहा हूं, तो स्पेयर कैपेसिटी कितनी होगी मेरे पास, 2,000 यूनिट। तो अगर कोई ऑफर आता है मेरे पास, उस ऑफर को पूरा करने में मुझे स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करनी पड़ती है, तो भाई मैं वेरिएबल कॉस्ट पर भी एक्सेप्ट कर सकता हूं ना, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट का बर्डन बियर नहीं करना है। ऑफर आए ना आए, फिक्स कॉस्ट मुझे 8,000 पर चार्ज करनी ही होगी। तो सीवीपी एनालिसिस आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, और ये भी हेल्प करेगा कि मैं कम से कम कितने यूनिट बनाऊं ताकि मुझे लॉस ना हो, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, मतलब एक रिलेशन बनाते हैं ना हम, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, है ना। तो वो पूछ रहा है क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो, सेल्स का मतलब क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वो ये जानना चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी बेचें हम, क्वांटिटी हम कितनी बेचें ताकि मेरा प्रॉफिट 0 हो। यही तो, मान लेते हैं एक्स, प्रॉफिट मुझे 0 चाहिए, तो एक्स मेरे पास कॉमन आ गया, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये मेरे पास आ गया ब्रेक इवन, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सीवीपी एनालिसिस आपको ये बताते हैं। तो सीवीपी एनालिसिस में क्या क्या मुझे समझना है कि सीवीपी एनालिसिस विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अनसर्टेनिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस सेक्टर, है ना। और जब हम जस्ट इन टाइम यूज करें तब, तो ये हमें पार्ट समझना है जस्ट इन सीवीपी में। चलिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या कहता है, रिलेशन बताता है तीनों वेरिएबल का, कॉस्ट का, वॉल्यूम का, प्रॉफिट का। ठीक है, हाँ जी, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड एक्टिविटी लेवल रिजल्टिंग प्रॉफिट। ये अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, कॉस्ट में चेंज अकॉर्डिंगली चेंज इन प्रॉफिट, इसका मतलब यही है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। हाँ जी, ये मेजर करता है प्रॉफिट एंड कॉस्ट का विद द वॉल्यूम, जो कि सिग्निफिकेंट है बिजनेस प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, मतलब हमारी योजना के लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी जितना ज्यादा यूनिट बनाओगे इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से
कॉस्ट कम आती चली जाएगी और प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट पर ही ध्यान दिया जाए। अरे भाई कई बार ज्यादा बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट कम हो जाती है। क्यों? डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है ना, बल्क डिस्काउंट सप्लायर देगा तो ज्यादा वॉल्यूम बनाने पर कई बार वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल पर भी है कि भाई अभी तो पता है डिसीजन मेकिंग में कि स्पेयर कैपेसिटी में कोई ऑफर आएगा तो आप उसको मिनिमम कॉस्ट पर भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाओगे, है ना। और डिफरेंट चॉइस यानी डिफरेंट लेवल पर प्रॉफिट निकालने के लिए फायदेमंद है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, है ना, ताकि मैं कितने यूनिट बना के बेच सकूं। कहां कहां पर यूज होगा? जहां पर एक्टिविटी बेस्ड है, अनसर्टेनिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट और जस्ट इन टाइम। तो सीवीपी का मीनिंग समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट तीनों का रिलेशन। वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। सीवीपी एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ब्रेक इवन निकालने में हेल्प करेगी, क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी अगर होगा तो हम मिनिमम कॉस्ट पर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर। सीवीपी एनालिसिस कहां इस्तेमाल होगा? एक्टिविटी बेस्ड, अनसर्टेनिटी, नॉट फॉर प्रॉफिट, सर्विस सेक्टर और जस्ट इन टाइम। क्लियर पॉइंट पर? चलिए अब आगे चलते हैं, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करें तब। सेकंड है सीवीपी एनालिसिस व्हेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज फॉलोड। यहां पर सीवीपी का मतलब ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि भाई हम कितने यूनिट बनाएं ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मतलब ना तो हम पैसा घर ले जाएं ना घर से लेकर आए। मतलब फैक्ट्री खोली है हमने, शुरू में घर से पैसे लगाकर कैपिटल कॉस्ट लगा दी, अब बार बार घर से नहीं लेकर आएंगे पैसे, है ना। घर बाद में ले जाएंगे, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बाद की बात है, पर शुरुआत में कम से कम बिजनेस से ये जानना चाहते हैं कि भाई इतने यूनिट बनाकर बेचें ताकि मेरे को कंट्रीब्यूशन इतना आ जाए, जो मैं घर से पैसे लाया हूं फिक्स कॉस्ट के वो मेरे कवर हो जाए, क्योंकि घर से बार बार नहीं लेके आऊंगा मैं। और अभी मैं चाहता हूं घर ना लेके जाऊं, कम से कम इतना तो कमा लूं, उसके बाद अगर मैं यूनिट बेचूंगा तो घर ले जाऊंगा, उससे कम बेचूंगा फिर घर से लाने पड़ेंगे। तो क्वांटिटी कम से कम इतनी बनाकर बेचो कि नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, राइट भाई। तो यहां पर दो बातें आती हैं कि सर कुछ ओवरहेड्स हमारे, अभी हमने देखा था ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी एक्टिविटी ओरिएंटेड, नॉन एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो पहला आता है हमारे पास यूनिट लेवल एक्टिविटीज, मतलब जो कॉस्ट वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ती है घटती है, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, राइट। वो कॉस्ट जो हमारी एक्टिविटी परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ती है घटती है, सिंपल सी बात है, ये कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट, ये कहलाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, यानी जो कॉस्ट आइडेंटिफाइड कर सकते हैं हर एक यूनिट पर डायरेक्टली, यानी वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ओके, क्लियर बात? चलिए, एग्जांपल वुड इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, यानी रिपेयर मेंटेनेंस, जो डायरेक्टली इनकर्ड होते हैं प्रोडक्ट से, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, वॉल्यूम घटाओगे तो कॉस्ट कम होगी, यानी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है नॉर्मली। बैच लेवल एक्टिविटी यानी सेटअप कॉस्ट, इसका मतलब है कि जब हम एक लॉट बनाते हैं तो उस लॉट में यूनिट डिफाइन कर लेते हैं कि हर बार उस लॉट पर वो कॉस्ट आएगी, इसको बोलते हैं बैच लेवल कॉस्ट, है ना, उसको बोलते हैं हम बैच लेवल कॉस्ट। पहले क्या हो गई? यूनिट लेवल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, पहली हो गई आपकी यूनिट लेवल कॉस्ट, ओके, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, जो पर यूनिट सेम रहती है, टोटल आउटपुट के बढ़ने पर बढ़ती है। दूसरी हो गई बैच लेवल, दूसरी हो गई बैच लेवल, नहीं बे, इसको बोलते हैं बेसिकली सेटअप कॉस्ट, इसको बोलते हैं बेसिकली हम सेटअप कॉस्ट, यानी ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, नहीं, साफ सफाई का खर्चा। तो हमेशा एक लॉट डिसाइड कर लेते हैं कि सर एक लॉट में मैं 100 यूनिट बनाऊंगा, नहीं भाई, अगर मान लो मुझे
10,000 यूनिट बनाने हैं, अगर मान लो मुझे 10,000 यूनिट बनाने हैं, सपोज मुझे बनाने हैं 10,000 यूनिट, तो 100 करके, ठीक है, मैं कितने यूनिट कितने लॉट बनाऊंगा, 100 लॉट, है ना। तो सेटअप का खर्चा क्या आएगा, ऑयलिंग का, क्लीनिंग का, ग्रीसिंग का, ऑपरेटर की पेमेंट। तो एक लॉट में जो साइज होगा वो हर बार सेम होगा, एक लॉट में जो साइज होगा वो हर बार सेम होगा। तो हम एक लॉट की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि सर एक लॉट पर मान लो 5,000 रुपए का खर्चा है ना। तो जैसे जैसे लॉट बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे लॉट बढ़ेंगे वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितने आ जाएगी, कॉस्ट पर लॉट, कॉस्ट पर लॉट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लॉट। ओके, मतलब एक बार मैंने 100 यूनिट बना लिए, फिर मशीन को साफ किया, फिर 100 बना लिए, फिर मशीन को साफ किया। अगर मैं लॉट का साइज बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ लॉट मेरे कम हो जाएंगे, तो टोटल कॉस्ट मेरी कम आ जाएगी। क्लियर पार्ट में। चलिए तीसरा आता है इसमें, हाँ जी, तीसरी कॉस्ट आती है हमारे पास फैसिलिटी कॉस्ट। इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट बेसिकली, ट्रेडिशनली ये होता है जैसे फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन। इसका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता, नो रिलेशन विद द वॉल्यूम। जितना मर्जी बनाओ वो उतना ही सेम रहेगा, राइट, जितना भी बनाओगे टोटल में उतना सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अगली है हमारे पास हाँ जी, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटीज। प्रोडक्ट सस्टेन करेगा तो हमारी एक्टिविटी होगी, जैसे डिजाइन का खर्चा हो गया, R&D का खर्चा हो गया, ड्राइंग का खर्चा हो गया, मतलब जब जब प्रोडक्ट बनाओगे तभी होगा, R&D तभी करोगे, डिजाइनिंग तभी करोगे, है ना, ड्राइंग तभी बनाओगे, राइट। आप प्रोडक्ट को मेंटेन करते हो एक स्पेसिफिकेशन के लिए, डेवलप करते हो टेस्ट रूटीन, टेक्निकल एनहांसमेंट, यानी इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर। ये कॉस्ट इनकर्ड होती है नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये भी फिक्स होती है बेसिकली। ठीक है, ये भी हमारी फिक्स्ड होती है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, अब हमारे पास चार टाइप की कॉस्ट हो गई। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास चार टाइप की कॉस्ट हो गई, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फैसिलिटी कॉस्ट, बैच लेवल कॉस्ट और सस्टेनिंग कॉस्ट, राइट। और हमारे पास कौन सी कॉस्ट हो गई, चौथी, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी। तो अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहें तो क्या होगा हमारे पास, फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से सुना, ये तो नॉर्मल था, एक्टिविटी में क्या कहेंगे हम, हाँ जी, फैसिलिटी कॉस्ट, ओके, फैक्ट्री करंट, मैनेजर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, प्लस सेटअप कॉस्ट, राइट, जो कि हमने फिक्स लिया है, सेलिंग प्राइस सेम, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये यूनिट लेवल कॉस्ट, ये हो गई यूनिट लेवल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ओके। अच्छा, प्लस प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी कॉस्ट, प्रोडक्ट सस्टेनिंग एक्टिविटी कॉस्ट, ओके। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन एबीसी। पर ये ध्यान रखें, कई बार वो क्वेश्चन में दे देता है सिचुएशन में कि नहीं सेटअप का खर्चा मेरे लिए वेरिएबल है, यानी एक यूनिट पर मैं चार्ज कर रहा हूं। मतलब सर कैसे, वहां पर ऑपरेटर की सैलरी नहीं होती है, मतलब वहां पर अगर किसी सिचुएशन में वो ये कहे कि बस ऑयलिंग का खर्चा है, क्लीनिंग का, ग्रीसिंग का है, तो भले ही लॉट में मैं 500 बना रहा हूँ, 1000 बना रहा हूँ, 100 बना रहा हूँ, तो एक यूनिट अगर मैं एक लॉट में बनाऊंगा तो ऑयलिंग कितना, 2 करूंगा तो ऑयलिंग कितना, 3 करूंगा तो ऑयलिंग कितना, तब वो वेरिएबल हो जाएगा, तब वहां सुपरवाइजर की, ऑपरेटर की सैलरी नहीं होगी। अगर इसमें ऑपरेटर की सैलरी होती है तो ये फिक्स्ड हो जाता है बेसिकली। और नॉर्मली ये जैसे कहते हैं कि मैं ऑयलिंग एक साथ डब्बा ले आए, अब उसमें हमने 50 के लॉट में, 100 के लॉट में इकट्ठा डाल दिया। पर कई बार सेटअप का खर्चा वेरिएबल होता है, कब, जब ऑपरेटर की सैलरी ना हो,
ऑपरेटर को भी हम दे रहे हैं कि भाई 1 यूनिट साफ करोगे तो इतने पैसे, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि भाई सेटअप का खर्चा हमारा वेरिएबल है, ये दिया होगा इफ सेटअप कॉस्ट इज वेरिएबल, राइट भाई, अगर सेटअप का खर्चा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, तो वो पर यूनिट सेम रहेगा, यानी नो ऑपरेटर सैलरी, कोई ऑपरेटर की सैलरी इसमें नहीं होगी। ओके, तो फिर उस केस में क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट फैसिलिटी कॉस्ट प्लस सस्टेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसमें यूनिट लेवल कॉस्ट आ जाएगा प्लस सेटअप कॉस्ट। ओके, चलो बात समझ में आ गई। चलिए, हाँ जी, तीसरा है एक्सप्लेन सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस एंड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको मेन ये लिखना है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो गुड्स नहीं बनाते, सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस, ये सर्विसेज देते हैं, कोई गुड्स नहीं बनाते हैं, है ना। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी सर्विस देते हैं, पर इनका पर्पस जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये प्रॉफिट कमाना पर्पस होता है। बट एनजीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देते हैं, बट प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, सोशल एक्टिविटीज करना होता है, कि चैरिटी कैंप लगा दिए, राइट। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इनमें सीवीपी का मतलब ब्रेक इवन निकालना, तो इनमें फिजिकल आउटपुट नहीं हो पाता, टेंजिबल आउटपुट नहीं हो पाता कि कम से कम कितने यूनिट बनाए, तो यहां पर हमारा फोकस होता है मेजरिंग देयर आउटपुट। मेजरिंग देयर आउटपुट का मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल है तो वो कितने कम से कम पेशेंट आए ताकि उनकी कॉस्ट कवर हो जाए, राइट। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो कितने किलोमीटर वो ट्रेवल करें, कितने किलोमीटर चलाएं ताकि टोटल कॉस्ट कवर हो जाए, राइट। तो ये कहना चाहते हैं, तो यानी मेजरिंग देयर आउटपुट पर फोकस होता है, और जो आउटपुट उनका टेंजिबल यूनिट से अलग होता है। तो हमें बस ये लिखना है कि सर्विस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आउटपुट होता है वो टेंजिबल नहीं होता है, बल्कि हमें फोकस करना होता है मेजरिंग देयर आउटपुट, यानी मेजरिंग देयर सर्विसेज। जैसे डॉक्टर है तो वो देखेगा कितने नंबर ऑफ पेशेंट मेरे पास आए, है ना, हॉस्पिटल से कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स उनके पास आए, राइट। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो नंबर ऑफ कितने पैसेंजर किलोमीटर चलाएं, राइट, ताकि उनका खर्चा कवर हो। ओके, स्कूल है तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो ताकि टोटल कॉस्ट कवर हो। क्लियर पार्ट, तो ये कहलाएगा सर्विस और एनजीओ। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है सीवीपी एनालिसिस इन जस्ट इन टाइम एनवायरनमेंट। जस्ट इन टाइम हम कर चुके हैं कि जितना मटेरियल जब चाहिए सप्लायर से उतना मंगाओ ताकि स्टोरेज कॉस्ट ना हो, है ना, डायरेक्ट प्रोडक्शन में चला जाए। इंस्पेक्शन एक्टिविटी सारी सप्लायर के हाउस पर हो। तो सीवीपी एनालिसिस मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तो जब जस्ट इन टाइम फॉलो करेंगे, है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। किस वजह से हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है? क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट हमारी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज कॉस्ट होती है वो खत्म हो जाएगी। जब स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, जब आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट भाई आपके जब स्टोरेज कॉस्ट है वो हट जाएगी बिल्कुल ही, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कई बार इंक्रीज हो जाती है, फिक्स कॉस्ट कई बार हमारी इंक्रीज हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं इंस्पेक्शन एक्टिविटी सप्लायर के हाउस पर होगी तो सब हमारे इंजीनियर्स का आने जाने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है। लेबर कॉस्ट नॉर्मली हम फिक्स लेके चलते हैं क्योंकि करंट सिचुएशन में लेबर कैजुअल नेचर के नहीं होते। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करता है ना, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेस्ट, स्क्रैप और क्वांटिटी डिस्काउंट हट जाते हैं, क्योंकि वेस्ट नहीं होगा ना ही स्क्रैप होगा। क्वांटिटी डिस्काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम में परचेज नहीं कर रहे। अब हम जस्ट इन टाइम में क्या करें, जितना मटेरियल जब चाहिए उतना तब भेजे, है ना, तो उस केस में हमारी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि बार बार आएगा, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, और वेस्ट, स्क्रैप, डिस्काउंट हट जाएगा, है ना, और जो आपकी पावर एंड सेल्स कमीशन है वो एग्जिस्ट रहेंगी। ठीक है,
जो बैच लेवल कॉस्ट है वो एब्सेंट हो जाएगी क्योंकि वो वेरिएबल बन जाएगी। मतलब जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि लॉट का साइज हम कम कर देते हैं, यानी छोटे छोटे लॉट बना लेते हैं, राइट। तो टोटल कॉस्ट हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, इंजीनियरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, तो सेम बन जाएगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है जस्ट इन टाइम में, एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कम हो जाएगी क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट खत्म हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज ड्यू टू इंस्पेक्शन एक्टिविटीज एट सप्लायर हाउस, है ना, डिस्काउंट, वेस्ट, स्क्रैप ये हट जाएंगे सारे के सारे आपके, ओके। और जो सेटअप कॉस्ट है वो वेरिएबल बन जाती है क्योंकि जितना मटेरियल जब चाहिए उतना आ रहा है तो हमारे छोटे छोटे सेटअप हो जाते हैं, ओके। तो बाकी सारा कॉस्ट का बर्डन सेम रहेगा, ओके। चलिए हाँ जी, अगला है नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ध्यान रखना, अगर हम कोई भी डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाए या खरीदें, है ना, हम अपनी कंपनी फॉर द टाइम बिंग शट डाउन करें या कंटिन्यू करें, कोई ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें, तो कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो उसमें हमारे फाइनेंशियल कंसिडरेशन तो होते ही हैं, जिसमें फायदा वो कायदा, बट इन सब के बावजूद भी एक नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है अब और मार्केट में एकदम डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं और कस्टमर की जरूरतें, उसकी एक्सपेक्टेशन चेंजेस होते जा रहे हैं। तो तीन चीजों का ध्यान रखना, मार्केट डायनामिक चेंज होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कस्टमर का टेस्ट चेंज होता जा रहा है। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए हमें फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी देखना जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि बस पैसा कमाना है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है भाई, उसको भी ध्यान में रखो ना। आज कस्टमर का टेस्ट ये है, कल को कुछ और हो जाएगा, मार्केट चेंज होती चली जा रही है ना, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से भाई कंपटीशन आपका बढ़ रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है ना कि फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, ठीक है। डायनेमिक मार्केट में चेंजेस आते जा रहे हैं ना, कस्टमर का टेस्ट बदलता चला जा रहा है। अभी मान लो जो फैशन फैब्रिक्स है, अभी ये प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, कल को कोई और आने वाला प्रोडक्ट है। तो इस वजह से हमें ये देखना है कि आज हम कितना कमा रहे हैं और फ्यूचर में कस्टमर का टेस्ट कैसे होगा। तो इन बातों की वजह से हमें नॉन फाइनेंशियल को ध्यान में रखना जरूरी है कि एम्प्लॉय हमारे कितने सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि एक कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो 10 को लेकर आएगा, एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर को रोकेगा आने से। एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वो मन लगा के काम करेंगे, दे विल डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। ये नहीं कि 10 बजे आ रहे हैं बट टाइम देख रहे हैं, है ना। जब वो मन लगा के पैशन से काम करेंगे तो एफिशिएंसी से काम होगा, प्रोडक्टिविटी से काम होगा और क्वालिटी बढ़ेगी, राइट। तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म फोकस के लिए जरूरी है। तो नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या आता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। मान लो हम डिसीजन ले रहे हैं मेक और बाई का, मान लो हम डिसीजन ले रहे हैं मेक और बाई का कि कोई कंपोनेंट बनाए या खरीदे। अब बाजार से सस्ता मिल रहा है बट उसकी क्वालिटी खराब है या कम है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो हम उसे नहीं परचेज करेंगे। क्यों सर, सस्ता तो मिल रहा है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन के हिसाब से तो सही है, बट भाई अगर हम सस्ती क्वालिटी का खरीद लेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी खराब हो जाएगी, कस्टमर हमसे माल नहीं खरीदेगा, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा और कस्टमर कम हो जाएंगे बाजार में, हमारा मार्केट शेयर अल्टीमेट कम हो जाएगा, तो क्या फायदा उसका। तो क्वालिटी भी हमें ध्यान में रखनी है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ध्यान में रखना है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन ध्यान में रखना है कि अगर हम एम्प्लॉय को वो सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं है कि सर एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने मतलब उतने एनवायरनमेंट आपने उनको नहीं दिया, सेफ्टी एनवायरनमेंट नहीं दिया, एसी नहीं लगवाए हुए, मशीनें खराब हैं, तो अगर आप इन पर पैसा खर्च नहीं कर रहे तो एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगी, उससे आपकी बाद में कॉस्ट बढ़ेगी, तो क्या फायदा उसका, है ना। आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप जो प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो उससे वेस्ट निकलता है ना, वो एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, जो बाद में जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा कि लोगों का विरोध होगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी, फाइन्स लगा देंगे, तो इससे आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग खराब होगी, ओके। जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट्स है, नहीं, कॉम्पिटिटर का मूवमेंट कितना हो रहा है, ब्रांडिंग, इन सब बातों को मुझे ध्यान में रखना है। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, राइट। तो बिफोर टेकिंग द डिसीजन यू हैव टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, ओके, कि पैसे में भी फायदा हो, क्वालिटी भी अच्छी मिले, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, वर्कर भी सेटिस्फाइड हो, राइट, और
सोसाइटी भी सेटिस्फाइड हो। अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है, मेरे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है, मैं क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे रहा हूँ, बट सोसाइटी को मैं एडवर्स इफेक्ट दे रहा हूँ, तो वो कंपनी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी ना। तो मुझे शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म देखना है। ओके, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट इसमें अगला पार्ट आता है लिमिटेशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व। भाई नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन देखोगे कि भाई हम खरीदें या बनाए, कोई भी डिसीजन लोगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है, क्वालिटी मैटर देखनी है, तो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, हमारा टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे स्कूल है मान लो, तो हम ये देखिए कि भाई स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है, हम डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम इसमें आगे पैसा लगाए नहीं लगाए, तो ये चेक करोगे कि भाई कितने बच्चे पास होते हैं, कितने को जॉब मिलती है, तो इसमें आपकी कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होगा। तो कोई भी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपका समय भी बर्बाद होगा और कॉस्ट भी लगेगी। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय होता है। और फिर सब्जेक्टिव मेजरमेंट है, मतलब एक होता है ना क्वांटिटेटिव कि भैया 100 में से 90 नंबर आए तो आपकी परफॉर्मेंस पता लग गई। अब ये सब्जेक्टिव है कि क्वालिटी है, अब क्वालिटी कितनी है इसको मेजर करना एक चैलेंजेबल हो जाता है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है, कितना है एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, तो इसको मेजर करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, रैंकिंग दे देते हैं कि भाई हम ना 10 नंबर दे रहे हैं, 10 में से अगर आपको 100% सेटिस्फाइड हो तो 10 देना, अदरवाइज 9 देना, जितने कम होते चले जाएंगे उतने कम देना ऐसे एम्प्लॉय। तो क्या होता है कि सब्जेक्टिव मेजरमेंट हो जाती है, कोई प्रॉपर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं हो पाता कई बार ना, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी उतनी नहीं हो पाती है इसमें, ठीक है। तीसरा है एथिक्स, ये मॉरल प्रिंसिपल होते हैं कि जो किसी भी कंपनी को फॉलो करने चाहिए, राइट। ये कहता है आइडेंटिफाई एन एथिकल डिसीजन बाय यूजिंग पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। मतलब कि किसी भी कंपनी को हमेशा अपने बिहेवियर में एथिकल डिसीजन लेने चाहिए, मतलब मॉरल ग्राउंड पर काम करना चाहिए। हम कहते हैं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। A company is expected to act in fair and transparent manner. A company is expected to act in fair, हाँ जी, and transparent manner. मतलब फेयर काम करना चाहिए उसको, ट्रांसपेरेंट वो भी काम करे, स्पष्ट हो, ठीक है। इन ऑल बी हॉनेस्ट, इन ऑल डीलिंग विद स्टेक होल्डर्स, विद स्टेक होल्डर, मतलब अपने स्टेक होल्डर के प्रति एकदम फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, हॉनेस्ट हो, ये बिहेव उसका होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भाई पेमेंट टू एम्प्लॉय, पेमेंट टू वर्कर, नो डिस्क्रिपेंसी, कई बार होती है ये लिमिटेशन हो जाती है कि भाई हमारे पास रेगुलर वर्कर हैं, हमारे पास रेगुलर वर्कर हैं, ठीक है, और एक इमिग्रेट वर्कर है, प्रवासी। तो कई बार हम इनको कम पेमेंट देते हैं, कई बार हम इनको रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देते हैं, लो वेजेस, नो रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये एक तरह से अनएथिकल है भाई। कोई भी अगर मैं लैंड परचेज करनी है, कोई भी अगर आपको लैंड परचेज करनी है, तो कई बार हम ब्राइब देकर हम अनऑथराइज्ड एरिया में लैंड परचेज कर लेते हैं, जहां पर जैसे एग्रीकल्चर एरिया है, तो वहां पर अगर हमें कोई प्लांट लगाना है तो ब्राइब देकर हम अनऑथराइज्ड तरीके से, अनएथिकल व्यू से परचेज कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बाद में हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है, राइट। ये एक लिमिट, मतलब अनएथिकल काम करेंगे तो ये परिणाम सामने आएंगे। वर्कर को अगर आप पेमेंट कम करोगे, इमिग्रेट वर्कर को, तो लेबर की स्ट्राइक हो सकती है, राइट भाई, उससे आपकी ब्रांडिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि एथिकल बिहेव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है एथिकल व्यूज। ओके, चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन है व्हेन
शुड ए कंपनी आउटसोर्स? बहुत सिंपल सी बात है, कई बार भी एग्जाम में आया हुआ है ये। हमें कब बाहर से खरीद लेना चाहिए? अब सिंपल सी बात है, कब खरीदना चाहिए बाहर से? आप सोचो ना, हम कंपनी चला रहे हैं, कंपोनेंट बनाऊं या बाजार से खरीदूं? तो कब हमें बाजार से खरीदना चाहिए? सर सिंपल सी बात है, जब परचेज कॉस्ट हमारी कम हो, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा हो, है ना। पर जिसमें फायदा वो कायदा, जब परेशानी हो तो बाजार से खरीद लो। मतलब बनाने में आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, परचेज कॉस्ट कम हो। दूसरी बात, बनाने में जो कैपिटल लग रही है भाई, सर उस पर ना इतनी रिटर्न नहीं आ रही, तो बेटर क्या है कि आप बाजार से खरीद लो। क्या पता, मतलब क्या फायदा है कि आप इतने कैपिटल लगा रहे हो 10 लाख 20 लाख रुपए बनाने के लिए, तो कंपोनेंट बनाकर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, ये वो पैसे कहीं और लगाओ। तो जब आपको ये लगे कि आपको अच्छी रिटर्न नहीं आ रही, खाम का पैसा आपका ब्लॉक हो रहा है, राइट भाई। तीसरा, जब बनाने में जो लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर, वो उपलब्ध ना हो, या आपको एडिशनल लेबर चाहिए, वो प्रॉब्लम हो, या फिर एडिशनल मैनेजरियल स्किल्स चाहिए। मतलब तीन बातें होंगी ना, मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, मैनेजरियल मैन पावर चाहिए, उसकी समस्या एडिशनल लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर, ये आपके पास ना हो बनाने में। बनाने का प्रोसेस बड़ा कॉन्फिडेंशियल हो, पेटेंट हो, तो आप बार बार कहां तक इसको बताते रहोगे? अगर छोड़ो यार, बाजार से ले लेते हैं। बाजार से लाने में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो तो आपको लगेगा लुक्रेटिव ऑफर है, बाजार से ले लेते हैं। सीजनल कंपोनेंट हो तो आप सोचोगे यार बनाऊं, 3 महीने के बाद फिर खराब हो जाता है, तो इन्वेंट्री रखूं, बेकार की कॉस्ट पड़ेगी। तो अगर सीजनल हो तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो इन्वेंट्री रखने का, है ना। टेक्निकल चेंजेस ज्यादा आ रहे हो, तो ये सारे कारण अगर होंगे तो आप क्या करोगे? बाजार से परचेज करने में ज्यादा इच्छुक होगे। बात समझ में आ गई? तो कब कब बाजार से परचेज करोगे? जब आपकी परचेज कॉस्ट कम होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, जिसमें फायदा वो कायदा। दूसरा, जब आपकी कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रही है उस पर रिटर्न नहीं अच्छी आ रही होगी बाहर से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी बाहर से अच्छी आ रही होगी, इन हाउस कम होगी। और जो स्किल्ड लेबर चाहिए बनाने में, जो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए बनाने में, नहीं वो आपके पास उपलब्ध ना हो, नहीं। या फिर जो लेबर चाहिए वो अतिरिक्त लेबर चाहिए आपको, आपके जो नॉर्मल लेबर हैं उनसे काम नहीं हो रहा, एडिशनल मैन पावर, एडिशनल मैनेजरियल स्किल चाहिए, नहीं भी, तब आपको दिक्कत होगी। जब आपको लगे कि यार बाहर से खरीदने में ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ले सकते हो बाजार से, है ना। आपको लगे कि आपका जो कंपोनेंट है वो सीजनल है, नहीं तो क्यों आप स्टॉक मेंटेन करोगे? ऑब्सोलेसेंस होने की संभावना होगी। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, राइट, तो क्यों आप रिस्क लोगे? ठीक बात है। आपका बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो आप कहां तक दिमाग मारोगे? क्यों पेटेंट करवाओगे उसको? आपको कहोगे छोड़ो यार बाजार से ले लेता हूं, इतने चक्रों में मैं क्यों फंसूं? तो इन सिचुएशन में आप सोचोगे बंद करो और बाजार से लो। ठीक बात है भाई, दीज आर द सिचुएशंस। क्लियर बात? चलिए, तो वो ये देखो, कॉस्ट कम हो, ठीक है, रिटर्न हमारी बाहर से ज्यादा अच्छी हो, हमारे पास स्किल्ड लेबर ही ना हो, है ना, अतिरिक्त लेबर चाहिए हो, मैनेजरियल मैन पावर ना हो, है ना, सीजनल डिमांड हो, तो भैया क्यों स्टॉक रखूंगा? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज आपके पास बाहर वाली उपलब्ध हो, प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल हो, और टेक्नोलॉजी का रिस्क हो, तो हम बाहर से ले लेंगे। क्लियर है बेटा? अगला है एक्सप्लेन सेल और फर्दर प्रोसेस। ठीक है, ज्यादातर मतलब इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मटेरियल ऐसा होता है कि हम ये सोचें कि इसको एज इट इज बेच दें या इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचें, तो वो डिसीजन हमारे पास आता है। अब वो डिसीजन बेसिकली अगर हम बात करें
तो कई बार जॉइंट प्रोडक्ट में आता है, कई बार जॉइंट प्रोडक्ट में ये डिसीजन आ जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट में जो जॉइंट कॉस्ट होती है वो संक होती है, क्योंकि वो इनकर हो चुकी होती है। जैसे दो प्रोडक्ट बने, ठीक है, अब ए प्रोडक्ट अगर हम तुरंत बेच दें, स्प्लिट, इसको बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी जब जॉइंट प्रोसेस से जब दो प्रोडक्ट एक ही मूवमेंट पर बाहर आते हैं तो उनको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब या तो मैं इसको तुरंत बेच दूं, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं 100 रुपए में बिकेगा, है ना, या फिर इसको मैं फर्दर प्रोसेस करके अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचूं, तो मुझे 40 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा और तब बिकेगा 150 रुपए में। तो मैं क्या सोचूंगा, सर जी 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे 40 रुपए खर्च करके तो बेच देंगे, तो हम लिख देंगे सर इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा है देन प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस। और अगर मान लो जैसे बी की बात करूं, ये 200 रुपए में बिक रहा तुरंत, है ना, इस पर 60 रुपए खर्च करके और ये बिकेगा 250 रुपए में, क्या कहोगे, 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे 60 रुपए ज्यादा खर्च करने के बाद, तो भैया बेवकूफी है। 60 रुपए खर्च करोगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 60 रुपए और मिलेंगे कितने, 50 रुपए, तो 10 रुपए जेब से जाएंगे, बेटर है तुरंत बेच दो। तो ये तो हुआ जॉइंट प्रोडक्ट। नॉर्मली कई बार हमारा मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा रहता है, तो हम उसको एज इट इज बेचना चाहते हैं या एज ए वेस्ट हटाना चाहते हैं, वो भी डिसीजन होता है। या फिर कई बार हम कहते हैं कि जो मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट करके प्रोडक्ट बना लेता हूं और फिर अच्छे दामों पर बेचता हूं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल अगर मैं तुरंत एज इट इज स्क्रैप के तौर पर बेचूं तो 100 रुपए में बिक रहा है, और अगर मैं उसको प्रोडक्ट बनाऊं तो 300 रुपए बनाने में लगेंगे प्रोडक्ट के। तो अगर मुझे 400 से ज्यादा मिलेंगे, नहीं मान लो 420 रुपए मिलते हैं, तो सोचूंगा ना यार 320 रुपए मिलेंगे 300 रुपए खर्च करके, तो मैं फर्दर प्रोसेस कर लूंगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें फायदा वो कायदा, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो जॉइंट प्रोडक्ट की बात हो। बोलो क्लियर हो के बात पे, यही बात है। ये पहले तो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि जब हमें डिसाइड करना होता है कि मैं बेचूं कंपोनेंट को एज इट इज या इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचूं, तो ये तो डेफिनेशन होगी इसकी। कई बार एक बेकार मेटेरियल पड़ा होता है स्टोर में, या तो मैं इसको एज इट इज बेचता हूं या हटा देता हूं, है ना। हाँ जी, कई बार मैं मेटेरियल कन्वर्ट करता हूं प्रोडक्ट में ताकि वो ज्यादा रुपयों में बिके, फिर पैसे लगाकर। अब फर्दर प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इंप्रूव हो जाता है प्रोडक्ट, बट ज्यादातर वो हायर सेल वैल्यू में बिकता है। अब वही डिफाइन करते हैं। अब यहां मेन बात आती है, अगर डिफरेंशियल सेल्स वैल्यू मतलब इंक्रीमेंटल रिवेन्यू ज्यादा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से, है ना, तब तो हम उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर कहां पर आता है, जॉइंट प्रोडक्ट में। तो जॉइंट प्रोडक्ट में मैंने बता ही दिया, केवल इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रिवेन्यू को कंसीडर करते हैं। जो जॉइंट कॉस्ट होती है वो तुम्हारी खर्च हो चुकी होती है। बिल्कुल क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला है एक्सप्लेन द डिसीजन कीप और ड्रॉप डिसीजन। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएं या मतलब जो बना रहे हैं वो कंटिन्यू करें या ड्रॉप कर दें। मतलब जैसे एक कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी, तो सी में लॉस आ रहा है तो हम इसको बंद कर दें या चलाए रखें, ये डिसीजन लेना है। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है वो, अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग डिसीजन मैनेजमेंट मस्ट टेक इज वेदर टू कीप, बनाए रखें चलाए रखें, या ड्रॉप कर दे अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट, यानी तब जबकि लॉस आ रहा है। प्रॉफिट अगर आ रहा है तो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं, अगर लॉस आ रहा तभी तो मैं सोचूंगा, है ना। प्रोडक्ट लाइन हो, सर्विस हो, या डिवीजन हो, या डिपार्टमेंट हो, स्टोर हो, आउटलेट हो, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट लाइन हो या कोई स्टोर हो, आउटलेट हो, है ना। कि कोई प्रोडक्ट है या मेरा कोई डिवीजन है सर उसमें लॉस आ रहा है, या मेरा कोई स्टोर है उसमें लॉस आ रहा है, या कोई प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सर्विसेज है, तो जिसमें लॉस आ रहा है मैं उसको बंद करने की बात करूंगा। ठीक है, और ये हमारा किस पर होगा, रिवेन्यू एंड कॉस्ट पर, जिसमें फायदा वो कायदा। तो दो बातें आ रही हैं, ठीक है, एक आ रही है इंक्रीमेंटल रिवेन्यू, एक आती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग। दोनों को ध्यान से समझो। इंक्रीमेंटल रिवेन्यू क्या है, डिफरेंस इन रिवेन्यू बिटवीन ओरिजिनल सेल्स रिवेन्यू एंड न्यू रिवेन्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट ड्यू टू ड्रॉपिंग ए सेगमेंट। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, ठीक है, तो उस वजह से हमारी रिवेन्यू कितनी कम होती है, इसका मतलब रिवेन्यू, ये डिफरेंशियल रिवेन्यू सही रहेगा वर्ड, ठीक बात है, कि भाई मान लो प्रोडक्ट सी है, इसको सही वर्ड हम कह सकते हैं डिफरेंशियल रिवेन्यू। सी प्रोडक्ट की टोटल रिवेन्यू की अगर बात करें तो 100 लाख रुपए आ रही है, अगर सी को बंद कर देंगे तो फिर 80 लाख रुपए की रेवेन्यू रह जाएगी, है ना। तो 20 लाख रुपए की रेवेन्यू का लॉस होगा, वो कहना चाह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है
एक प्रोडक्ट को बंद कर देने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो वहां से जो रेवेन्यू आएगी वो आप ले लोगे। बात समझ में आ गई कि भाई कई बार ये भी तो होता है ना कि मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों की मिलाकर सेल आ रही है 100 लाख रुपए। अगर मैं सी को बंद कर दूंगा तो सी से 20 लाख रुपए की सेल आ रही थी वो कम हो जाएगी। बट कई बार ये होता है कि सर सी के कस्टमर ए और बी में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इनकी रिवेन्यू बढ़ जाएगी, इनकी रिवेन्यू बढ़ जाएगी। तो हो सकता है, चांस की बात है कि सर हो सकता है ए और बी में 20 लाख रुपए की रिवेन्यू बढ़ जाए, तब तो उसका मतलब कोई रिवेन्यू का कोई लॉस ही नहीं है। अगर ए और बी में मान लो 12 लाख की रिवेन्यू बढ़ती है, तो 20 लाख की रिवेन्यू कम हुई, 12 लाख की बढ़ी, तो नेट तो 8 लाख की रिवेन्यू का लॉस हुआ, वो कहना चाह रहे हैं। क्लियर पार्ट में? ठीक बात है। अगर क्या कहना चाह रहे हैं दोबारा समझ लो, अगर एक प्रोडक्ट को बंद कर देने से उसकी रिवेन्यू जो कम हो जाती है वो, या फिर कई बार बाकी प्रोडक्ट की रिवेन्यू बढ़ जाती है, तो नेट डिफरेंस। ओके। दूसरा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग। अब सिर्फ कॉस्ट सेविंग पर भी ध्यान रख सकते हो। क्या मतलब? भाई जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था, है ना, सी को मैं बंद करूंगा तो सी को बंद करने से जो रिवेन्यू का लॉस होगा वो ले लेंगे। सी को बंद कर देने से सिंपल सी बात है जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो बचेगी। सी को बंद कर देने से जो सी पर फिक्स कॉस्ट का खर्च आ रहा था अवॉइडेबल, वो बचेगा। अवॉइडेबल मतलब कर कौन सा? हो सकता है सी की वजह से कोई हमने सुपरवाइजर अपॉइंट किया हो, कोई मशीन किराए पे ली हो, फैक्ट्री का रेंट नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा, मैनेजर की सैलरी तो जाएगी जाएगी, वो अनअवॉइडेबल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किए जाते हैं, जब वो बंद कर दोगे तो खर्चे बच जाएंगे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा हमने? इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। दूसरे में क्या कहा? इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग। यानी सी जिस प्रोडक्ट को बंद कर देने से रिवेन्यू का लॉस होगा, बट हो सकता है दूसरे प्रोडक्ट में रेवेन्यू बढ़ जाए, तो नेट। और जिसको बंद कर देने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट बचेगी और फिक्स कॉस्ट बचेगी। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। तो दोनों का डिफरेंस नेट। ओके, दोनों का डिफरेंस नेट ये आ रही है। अगर इंक्रीमेंटल कॉस्ट सेविंग यानी जो पैसे बच रहे हैं वो ज्यादा है ना रिवेन्यू लॉस से, तो हमें क्या कर देना चाहिए? जिसमें फायदा वो कहता है ड्रॉप कर दो। भाई आपके जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है वो मान लो 30 लाख रुपए के हैं, और रिवेन्यू का जो लॉस हो रहा है, मतलब रिवेन्यू जो बच रही है हमारी वो 20 लाख रुपए की है, मतलब 20 लाख रुपए खोकर, ठीक है, आपको 30 लाख रुपए बचेंगे, तो 10 लाख रुपए तो बचे ही ना। तो इसका मतलब प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दे, और अगर बराबर है तो इंडिफरेंस, और अगर ये हमारी कम है ये ज्यादा है तो फिर आप इसको डिसकंटिन्यू मत करो। ओके, ये कहना चाह रहे हैं हम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भाई ये कहना चाह रहा है कि साथ में ये भी देखो कि जिस कमरे में प्रोडक्ट बन रहा है अगर आप बंद कर दोगे तो उस कमरे को अगर कहीं किराए पे दे दोगे तो हो सकता है रेंटल इनकम आए, तो वो भी आप कंसिडर करके नेट बेनिफिट निकाल लो। ओके, हाँ जी। फिर अगर आप बंद करोगे तो ठीक है, पैसे का लॉस तो होगा ही, या पैसे का फायदा तो होगा ही, बट साथ में आप ये देखो कि बंद कर देने से क्या होगा? 3 चीजें इफेक्टेड होंगी। कस्टमर कस्टमर लूज होंगे, आपके जो सप्लायर है वो इफेक्टेड होंगे, आपके जो एम्प्लॉय है वो इफेक्टेड होंगे। अगर उस वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता, देन प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर। बात समझ में आ गई? क्या क्या हमने कहा? जिस प्रोडक्ट को बंद कर देने से आप ये देखोगे सबसे पहले फाइनेंशियल यानी रिवेन्यू, यानी रिवेन्यू का पार्ट, यानी कितनी रिवेन्यू का लॉस होता है और कितने पैसे बचते हैं, वो डिफरेंस। ठीक है, फिर देखोगे वो जगह जो आप प्रोडक्ट को बनाने में लगा रहे थे वो कहीं और किराए पे दोगे तो कितना बेनिफिट, तो टोटल बेनिफिट कवर कर लोगे। फिर देखोगे कि अगर मान लो चलो फायदा हो रहा है 10 लाख रुपए का बंद कर देने से, बट लेबर रिट्रेंच होंगे, उन्हें कहीं काम नहीं मिलेगा, बाकियों के मन में भी आ जाएगा हमें भी कभी भी हटा सकते हैं, कस्टमर आपके टूटेंगे, मार्केट पर इफेक्ट होगा, वेंडर आपके टूटेंगे, मार्केट पर इफेक्ट होगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर आप देख लो फिर आप डिसीजन लो, ताकि आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहे। क्लियर बेटा? चलिए देखिए, नेक्स्ट है डिस्कस द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कहना चाहता है प्रॉब्लम्स that can arise as the result of setting price using relevant cost। बिल्कुल सिंपल है, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भी सर अब अगर हम मैनेजमेंट को ये कहते हैं कि सर तुम रेलिवेंट कॉस्ट पर एक ऑफर एक्सेप्ट कर लो तो क्या समस्या आ सकती है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात यह है कि सर देखो, रेगुलर सबसे पहले क्या समस्या आती है कि रेगुलर प्रॉफिट, जो रेगुलर रिपोर्टिंग है हमारी,
जो हमारी रेगुलर रिपोर्टिंग है वो तो प्रॉफिट बेस्ड होती है। हम मैनेजमेंट को रेगुलर रिपोर्ट करते हैं, उस पर प्रॉफिट लेकर देते हैं, और इस पर हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, यानी नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, है ना। तो ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा कि जब हम रेलिवेंट कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब मिनिमम प्राइस यानी कॉस्ट टू बी इनकर्ड, है ना। तो सोचो जरा कि एक हम स्पेयर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो हम जितना खर्चा होगा वो चार्ज कर लेंगे कस्टमर से। कस्टमर को कम प्राइस पर चार्ज कर रहे हैं केवल इसलिए कि कस्टमर जाए ना। तो इससे सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है कि कस्टमर को एक आदत पड़ जाएगी, कस्टमर को लगेगा अच्छा मुझे कम प्राइस में मिल रहा है बस इसलिए कि हम तो स्पेयर कैपेसिटी में बना रहे हैं। तो वो अगली बार जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो वो रिलक्टेंट हो जाएगा, वो प्राइस बढ़ी हुई देने को तैयार नहीं होगा। यानी कस्टमर विल नॉट बी एबल टू गिव द हायर प्राइस व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस। दूसरा, जब आप एक कस्टमर को आप स्पेयर कैपेसिटी में बनाकर रेलिवेंट कॉस्ट के बेस पर दोगे और वो प्राइस होगी मिनिमम, है ना, तो जो दूसरा कस्टमर है वो ये कहेगा मेरा प्रोडक्ट भी बनी स्पेयर कैपेसिटी में बना दो, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेंसी होगी। उसको लगेगा मुझे तो पेनलाइज हो गया, मेरे को तो आपने अननेसेसरी पेनल्टी लगा दी। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेंसी वाली बात आ जाएगी। ओके, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके सामने आएंगे कि आपको इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। मतलब मार्केट में रेपुटेशन, आपकी लॉयल्टी खराब होगी, आपकी लॉयल्टी पर, आपकी ब्रांडिंग पर, आपकी बात पर फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो वेंडर भी हो सकता है आगे के लिए मटेरियल ना दे, इस बार तो दे रहा वो क्योंकि उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है। तो ये समस्याएं आपको आ सकती हैं। रेगुलर प्रॉफिट में, रेगुलर रिपोर्टिंग में प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। दूसरा, कस्टमर रिलक्टेंट हो जाएगा कि उसको लगेगा कि भी मुझे मिनिमम प्राइस पर मिल रहा है, तो जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो फिर वो प्राइस नहीं देगा, वो कहेगा हम क्यों प्राइस दें जब आपने पहले भी तो कम कीमत पे दे दिया था। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो इफेक्टेड हो जाएंगे, वो कहेंगे एक कस्टमर को आप इस प्राइस पर दे रहे हो, हमें दूसरी प्राइस पे दे रहे हो। तो इससे कंपनी की लॉयल्टी, कंपनी की ब्रांडिंग पर फर्क पड़ेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेंसी आप नहीं कर पाओगे। दीज आर द मेन प्रॉब्लम। क्लियर बेटा। चलिए अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अगला शुरू करते हैं।